आइए कार्यक्रम को एक नई दिशा देते हैं। बात हो रही है संविधान की। हम यहाँ उपस्थित हैं आज सशक्त भारत मंच के तत्वाधान में संविधान जानो कार्यक्रम के अंतर्गत। तो वास्तव में हमें संविधान को जानना है और संविधान को क्यों जानना चाहिए और किसको जानना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमारा जो देश है वो युवाओं का देश कहलाता है। भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं के लिए संविधान एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ भी नहीं है, एक ऐसी दिशा है जो हमें अधिकार प्रदान करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं दो पंक्तियों से आदरणीय अपने राष्ट्रीय संयोजक जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। और लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वर्ग और मेरे प्यारे साथियों, मुकुंद जी ने आज आपको एक शब्द तो दे दिया, मित्र। तो मैं मित्र ही मानता हूं सबको, क्योंकि काफ़ी 15 वर्षों से अध्यापन कार्य में हूं और रोजाना आप जैसे ही मित्रों से मेरा राब्ता होता है या रूबरू में होता हूं। हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी, 1 साल हमें हो गया, कि पूरे देश में संविधान को लेकर हम एक जागरण कार्य करें। मकसद यही था कि जो हमने अपने पड़ोस में देखा, चाहे वो बांग्लादेश में देखा हो, श्रीलंका में देखा हो या नेपाल में देखा हो, ऐसी कभी भी कोई घटना भारत में ना हो। ये एक मोटिव, एक मकसद लेकर हम चल रहे हैं, जिससे मुझे सहयोग सभी का मिलता है। मैंने जब मैं आग्रह करता हूँ, आज मैंने आग्रह किया निशा बहन जी से, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगी। मुकुंद भाई साहब से मैंने किया, चमनलाल भाई साहब से किया, धीरज भाई साहब को मैंने, मित्र भी हैं मेरे, तो मैंने उनको कहा कि आप हॉल की व्यवस्था करें, तो उन्होंने किया। संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है, चाय भी ठंडी हो रही है। मुझे पता चला है, धीरज जी ने बताया कि चाय आ चुकी है और ठंडी हो रही है। तो जब हम बात करते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान, जब भाई साहब ने लास्ट में एक लाइन बोली कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देश को देना सीखें। और एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टार्टिंग में बोली थी कि हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जिस देश को हम लोग बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलने वाला देश। मैं हमेशा अक्सर इस बात को बोलता हूं कि मेरा देश वो देश है जो जन्म से लेके मृत्यु तक की जिम्मेदारी लेता है। अगर एक बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसका सारा खर्चा सरकारी अस्पताल के द्वारा वहन किया जाता है, और इवन उसके लालन पालन के लिए भी, यानी कि टीका हो, भोजन हो, आहार हो, तमाम तरह की सुविधाएं, उसके ऊपर शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, कि आपको मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उसके पश्चात भी तमाम तरह की वो सारी सुविधाएं जीवन पर्यंत हमको निःशुल्क मिलती है। और अगर देहावसान भी हो जाए और ये ना पता हो कि किसकी बॉडी है, तो सरकारी जिम्मेदारी होती है कि उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम जो सफर है वो तय करे। हम उस देश में रहते हैं, इसका मतलब देश हमें कितना कुछ दे रहा है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी देश को देखें। कमियां हैं, कमियां किस देश में नहीं है? आप मुझे एक देश का नाम बताइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं और पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूं। एक देश दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर कमियां ना हो। कोई देश ऐसा नहीं, कितना महान मान लीजिए, कितना बड़ा मान लीजिए, इवन अमेरिका में जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, आज वो भी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार देखिए, नोबेल लेने के लिए कितना झड़पड़ा रहे थे, तड़पड़ा रहे थे। बोला कहते हैं एकदम बिल्कुल बेचैनी थी कि नोबेल मिल जाए, नोबेल मिल जाए, और क्रेडिट हो या ना हो लेने का प्रयास। यानी कि उस तरह का बाहुबली देश भी अनेकों कमियों से ग्रसित है, चाहे कोई भी कमियां हो, चीन हो, कोई भी हो। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, क्योंकि संविधान को पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, पिछले 15 वर्षों से इसी कार्य में लगा हुआ हूं। तो संविधान को भी अगर आप देखेंगे, मैं तो हमेशा अपने उन संविधान निर्माताओं की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने इतना शानदार संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का कोई संविधान ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा संविधान हो, आर्टिकल 395 के साथ और आपके भाग 22 और साथ में आपका 12 अनुसूचियों के साथ।
जिसमें उन सब बातों को सम्मिलित किया गया जिसमें आज हम सपना देख रहे हैं किसका, 2047 में विकसित भारत बनने का। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है दोस्तों जहां पर इतनी तीव्र गति से तरक्की की, और कारण एक ही, क्योंकि हम संविधान ही नहीं, हम संविधानवाद को मानने वाले हैं। जो भाई साहब ने कहा कि संविधान केवल कहने से नहीं, संविधान कोई दस्तावेज, कोई कागज का टुकड़ा, कोई पुस्तक नहीं है। संविधान एक जीता जागता, जो मुकुंद भाई साहब बोल रहे थे, मुकुंद जी बोल रहे थे कि जीता जागता जीवंत संविधान है, ये अंबेडकर जी ने कहा। और यही कारण है आज भी हमारा संविधान निर्मित हो रहा है दोस्तों। संविधान लागू हुए 75 वर्ष हुए, 106 संविधान संशोधन हो चुके। अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि जिस गति से हमको चलना है उसके लिए हमको संविधान में लगातार परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि समय की मांग के अनुसार होगा। और कहा भी जाता है कि हम तो दरिया हैं, रास्ता बन जाएगा। और रास्ता कब बनेगा? जब हमारा संविधान भी एक दरिया के अनुसार बदलेगा और चलेगा। अभी 3 दिन पहले मैं नेपाल के एम्बेसडर के साथ था, मुझे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, आपको भी बड़ा मतलब गर्व महसूस होगा अपने ऊपर। उन्होंने मुझे कहा, निपुण जी, अगर आपके जैसा संविधान हमारे यहाँ पर होता और आपके जैसा पॉलिटिकल, मैं लिटरली उनके शब्द आपको बता रहा हूँ, आप मेरा जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, उनकी वो लाइन मैंने रिकॉर्ड भी करवा ली थी कि आपके जैसा संविधान हमारे यहाँ पर होता और आपके जैसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर होता तो आज नेपाल की ये गति ना होती, यानी कि जैन जी प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो ना होते। नेपाल के पास क्या नहीं, उन्होंने कहा 4600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता, और टूरिज्म, दुनिया की जो 10 पीक है उनमें से 8 पीक नेपाल के अंदर है। इवन माउंट एवरेस्ट, इवन कैलाश मानसरोवर की यात्रा, यानी कि आपको हम बात करते हैं कैलाश पर्वत की बात, 8 पीक्स नेपाल में है, यानी कि दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म हिमालय की गोद में नेपाल के अंदर है। लेकिन नेपाल डेवलप नहीं हो पाया, रीजन संविधान नहीं था। और हम इतनी विविधता को लेकर, मुकुंद जी बता रहे थे, कौन सा धर्म ऐसा नहीं है जो भारत में नहीं है। इवन धर्म के अंदर भी जो अलग अलग फिरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, किसी भी धर्म का आप नाम लीजिए, जो दुनिया में धर्म नहीं है, पारसी धर्म आज भारत में है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, तमाम तरह के रिलीजन आपको भारत में देखने को मिलेंगे। भारत में हर धर्म के हर फिरके, अहमदिया को पाकिस्तान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत में अहमदिया फल फूल रहे हैं। हाँ या ना? तो जब इतनी विविधता अपनी हो और उस विविधता को लेकर चलना और इस एक सूत्र में बांधना और एक मंत्र के साथ चलना, क्या हम एक हैं? और वो एक का भाव हमको संविधान ने दिया। रीजन क्या था कि संविधान ने विविधताओं को लिया, विविधताओं के साथ सभी की भावनाओं का सम्मान रखते हुए चले और कहा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और कहा सभी को जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार। अभी जैसे भाई पूछ रहे थे कि नीति तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में किसको प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार नागरिकों के और निर्देशक तत्व जो राज्य को, सरकारों को कार्य करने हैं। यहां पर एक बड़ा सुंदर, खुद BM राव जी ने, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को बोला था कि देखिए दोनों के दोनों हमारे अधिकार हैं, बस है क्या कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, व्यापकता ज्यादा है, इसलिए हम DPSP को क्या नहीं कर रहे हैं, उसको लीगली प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन DPSP ही वो अधिकार है, वो क्षेत्र है जिससे रियलिटी में नागरिकों को लाभ मिलता है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, एक गरीब व्यक्ति की बात करूं, कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा दे, रिट की डिमांड कर दे कि मेरा अधिकार छिन गया। लेकिन DPSP के माध्यम से जो भी भाई साहब ने कहा, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता सब, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे देखने मिल रहा है वो सब DPSP से मिल रहा है। तो DPSP महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट। तो वहां पर अम्बेडकर जी ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आम नागरिक को, आम मानविकी को जो लाभ होता है वो DPSP से होता है, फंडामेंटल राइट का तो उसको पता ही नहीं कि बोलने का अधिकार क्या है। कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं भारत तेरे डेडेस होंगे, इस प्रकार के उद्बोधन भी मिलते और कहते हैं कि ये हमको वाक अभिव्यक्ति की यानी कि बोलने का अधिकार हमको मिला हुआ है। जबकि उन्होंने अगर हमारा वाक्य में मौलिक अधिकार पढ़ा हो और आर्टिकल 19 पढ़ा हो, आर्टिकल 19(1) हमको बोलता है बोलने की आजादी, लेकिन वही 19(2) में कहा गया कि आप राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, इसका सदाचार, कदाचार, न्यायालय की अवमानना,
कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करेंगे जो आपके देश को तोड़ने की बात करे। लेकिन वो पढ़ लिया आर्टिकल 19(1), लेकिन आर्टिकल 19(2) नहीं पढ़ा। जो संतुलन की बात अभी की थी शुरुआत में खट्टर सर ने, जब हमारे प्रधानाचार्य जी ने जो बात कही कि एक संतुलन होना चाहिए किसमें, कर्तव्य और आपका अधिकार के बीच में, उस कर्तव्य और संतुलन अधिकार के बीच जो बैलेंस है, उस बैलेंस को बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं मानता हूं कमियां हैं, लेकिन एक बात जो भाई साहब ने बोली, हम भारत के लोग, संविधान का पहला पेज प्रस्तावना की पहली पंक्ति, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अंतिम पंक्ति, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। ये नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, ये नहीं लिखा कि मैं अंबेडकर, उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो आज भी हैं, उस समय भी और आज भी, हम आज भी अपना संविधान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अपने अंग के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उसको लगातार डिस्कशन करके हम क्या कर रहे हैं, उसको नया नवीन बना रहे हैं और अपनी आत्मा पर स्थान दे रहे हैं। तो कमियां हैं, लेकिन कमियां दूर किसको करनी है, किसी और को नहीं। ये घर मेरा है, इसकी सफाई भी कोई करेगा तो केवल मैं करूंगा, और केवल ये नहीं कि झंडा उठा के खड़े हो जाना है, व्यवहारिकता के साथ। जैसे भी कर्तव्यों की पूरी व्याख्या, 11 कर्तव्यों की भाई साहब ने पूरी व्याख्या आपके सामने की, उन पूरे 11 कर्तव्यों का अगर हम अंशतः पालन भी करें तो भी हम लोग एक भारत का, एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो सभी धर्मों, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, प्रदेश सभी को साथ लेकर चलेगा। ऐसा भी हम देश का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र, उनको समझ में नहीं आता हमारे राष्ट्र की परिभाषा। वो कहते हैं कि एक भाषा हो, एक प्रजाति हो। हिटलर कहता था कि दुनिया में हम सबसे अलग हैं। क्यों हैं जी अलग? कि हम गोरे हैं, और गोरे होने के साथ साथ हमारी नीली आंखें हैं, इसलिए हम डिफरेंट, और हमारा एक दायित्व बनता है पूरी दुनिया में हम राज करें। लेकिन हमारा तो विचार ऐसा नहीं है। हम तो क्या बोलते हैं, जो भाई साहब ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या, वसुदेव कुटुंबकम, अयम निज परवेति गन्ना लघु समुदाय चैतन्य तो वसुदेव कुटुंबकम, कि तेरा मेरा छोटे हृदय वाले बात करते हैं, हम पूरे विश्व को लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि सारी सभ्यता दुनिया में खत्म हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता आज तक भी मौलिक रूप से उसी रूप में, जो हजारों साल पहले मेरे पुरखे बोलते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी मंत्र को आज भी हम लेकर चल रहे हैं। रीजन कि कुछ बात हमने अस्थि मिट्टी नहीं जहां से। रीजन क्या था? रीजन ये, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अपने संविधान के साथ लेकर चले। मैं यूं ही तारीफ नहीं करता हूं अपने संविधान की, मैं कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी कल्चर को, और सिंपल सी बात है, ब्रिटेन एक देश का उदाहरण हमारे सामने है जहां पे संविधान नहीं है। कहते हैं यहाँ संविधान नहीं है, तो लेकिन ब्रिटेन के अंदर संविधानवाद है। संविधानवाद मतलब जब नागरिक संविधान को माने। हेलमेट इसलिए नहीं कि पुलिस वाले खड़े हैं तो हमको हेलमेट लगाना है। हेलमेट इसलिए नहीं कि सिर पे लगाने के लिए, कोहनी पे लगाने के लिए हेलमेट नहीं है। हमको नियमों का पालन इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी कल्चर हमको सिखाती है। बचपन से हमको हमारी कल्चर ने सिखाया। यस और नोट? समय की सीमा है, क्योंकि समय काफी हमारा निकल चुका है आज। फिर हम लोग कभी बैठेंगे, आराम से बातें करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। समीक्षा जी आपने बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आगे आप कार्य कुछ करें। बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला आपका वक्तव्य, हाँ, पूरा सभागार गुंजायमान हो गया है। आपने कितने अच्छे से समीक्षा कोई क्वेरी पूछ लीजिए। विवेक को समझाया है, कर्तव्य और अधिकार के। आप लोग के यदि कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आप सभी का।